नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक। मैं हूं आपके साथ गीतोदय सैनी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा किया। सीआरपीएफ कैंप पे भी उन्होंने स्टे किया और काफी स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की, और वो भी ऐसे वक्त में उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है जब वहां पर बैक टू बैक आतंकवादी वारदातें हुई हैं और सेना के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ भी लगातार हो रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं और इस बीच जो सिविलियंस हैं उन पर भी अटैक हुआ है, उन लोगों की भी टारगेट किलिंग लगातार हो रही है। सो माहौल जो है वो काफ़ी इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है और लोगों में डर भी काफ़ी बना हुआ है। सो ऐसे मौके पर जब कोई मंत्री इस तरीके का दौरा करे तो उसके जो अर्थ हैं, जो उसके जो मायने हैं, जो उसका सिग्निफिकेंस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का ये दौरा जम्मू कश्मीर का रहा, जो अभी हाल ही में समापन उसका हुआ है। बहुत लंबे टाइम बाद अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर गए थे, और आप यदि देखें, आप यदि गौर करें तो शायद ही कोई गृह मंत्री होगा जो किसी ऐसे तनावग्रस्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने से चूकता हो जहां आए दिन चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं, जहां पर चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी दिखती हैं, फिर भी ये एकदम मुफीद है। उन्होंने काफी वक्त देखें तो काफी वक्त लेकर जमीनी स्तर की सच्चाइयों को वहां पर जाकर समझा। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जब लोकल्स के साथ वहां पर उनके साथ बैठकर, उनके साइमल्टेनियसली उनके साथ बैठकर उनके साथ बातचीत की, और एक ठोस संदेश भी अपने इस 3 दिन के दौरे के तहत देने की उन्होंने कोशिश की है। सो देश की राजधानी में बैठकर असलियत समझी भी नहीं जा सकती है कभी भी, ये तो सच भी है। ग्राउंड लेवल पर जब तक हकीकत को ना समझा जाए तब तक आप किसी भी राज्य की जो कहें जो उसका खाका अब तक तैयार किया है, जो वहाँ की सिचुएशंस हैं, जो वहाँ के चैलेंजेस हैं, जो वहाँ की मुश्किलें हैं, आम लोगों की मुश्किलें हैं, वो आप तब तक समझ नहीं पाते हैं। सो जम्मू कश्मीर भी उन्हीं में से एक है जहां पर जब तक ग्राउंड लेवल पर आप असलियत को नहीं समझते हैं, आप सच्चाई को नहीं समझते हैं, तब तक आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। सो गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा, जिसके कहें मायने काफी इंपॉर्टेंट और उसका अर्थ भी समझना जरूरी हो जाता है। आज हम इसी विषय पर जो है वो बात करने वाले हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जैसा मैं कह रही हूं कि देश की राजधानी में बैठकर असलियत कभी भी कोई पॉलिटिकल लीडर समझ नहीं सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाए। वहां बहुत से लोग जो हैं वो कानो कान बातें बताते हैं, और इसके अलावा जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को काबू में रखने वाले भी हालातों की जानकारी अक्सर देते रहते हैं। आपको याद होगा कि अगस्त 2019 के बाद ये अमित शाह की कश्मीर घाटी की पहली यात्रा रही है, जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के संचालन को रोकने के लिए एक प्रपोजल पारित किया था, और एक उसके रिस्ट्रक्चर, एक उसके पुनर्गठन विधेयक के जरिए तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसे डिवाइड किया था, जिसमें लद्दाख दूसरा हिस्सा था। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में हम देखते हैं कि अमित शाह की कश्मीर घाटी की ये जो दूसरी यात्रा रही है, उन्होंने से पहले जून 2019 में ही घाटी का दौरा किया था। सो कुल मिलाकर कश्मीर में एक नए राजनीतिक मंथन के लिए संसद में कागजात पेश करने से बामुश्किल 40 दिन पहले उन्होंने उसकी यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के निर्णय को ऐतिहासिक भी बताया गया, जिसमें यह भी कहा गया था कि या आतंकवाद पर अंकुश लगाया जाएगा और स्थिति को काबू में लाया जाएगा। यहां पर जो राजनीतिक स्थिरता है, जो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी है, वो लाई जाएगी। सो शाह जो है वो इस दौरे में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन समेत स्थानीय सोशल संगठन और व्यापारिक संगठनों के साथ कश्मीर के विकास पर चर्चा करते नजर आए। लेकिन इस बार अहम यह है कि क्या अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान उन सब सवालों का जवाब दे रहे हैं जो इस वक्त हवा में तैर रही हैं, जो केंद्र सरकार के लिए आज एक सबसे बड़ी चुनौती है, वो है आतंकवाद। हम देखते हैं कि ये उनका जो दौरा है ऐसे वक्त में किया गया है जब यहां पर हालात एकदम उलट हैं, जब हालात यहां पर
बहुत ही डेंजर है। पल पल सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बदलती है और हर पल जो लोग हैं फिलहाल तो वो खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आतंकी वारदात हो सकती है। लोगों को विश्वास में लेना आज सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की यहां पर जरूरत है और सरकार जब तक वो कायम नहीं करती है, जब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाती है, तब तक कुछ भी संभव उनके लिए फिलहाल तो नहीं है। ऐसे वक्त में जब हालात काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं, अमित शाह का ये दौरा या फिर यूं कहें केंद्र सरकार ने के पास ये एक मौका था। क्या आप कह सकते हैं कि उस मौके को पूरे तरीके से इस्तेमाल करने की यहां पर सरकार ने कोशिश की है? और वाकई ही यदि कोशिश ऐसी हुई है, ऐसी सफल कोशिश हुई है, तो इसका दूरगामी असर जो है वो क्या हो सकता है? आज अमित शाह के इस दौरे, 3 दिन के इस दौरे में क्या कुछ रहा है वो आपके सामने हम जानकारी रखेंगे, लेकिन अपने व्यूवर्स से भी ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि उनकी नजर में, उनके ओपिनियन में अमित शाह का ये जो दौरा है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रीट टॉक की। क्या अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान उन सवालों का जवाब दे पाए हैं जो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में अब तक उभरकर सामने आती रही है? उनके इस दौरे के बाद स्थिति में सुधार होने की आखिर कितनी गुंजाइश लगती है? अमित शाह की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद वो पहली बार वहां गए और वहां उनकी यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब राज्य में टारगेट किलिंग बढ़ गई थी, लेकिन शाह ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया है। अब यहां पर जानकार मानते हैं कि अमित शाह ने कश्मीर और वहां के युवाओं को देश की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए एक हर पॉसिबल कोशिश की है ताकि दिल्ली और कश्मीर के बीच की दूरी को जो है वो कम किया जा सके। अब इसे पास करने में, इस चुनौती को पास करने में, इस चुनौती को फेस करने में जो है वो कितना सफल हो पाए हैं या आगे हो पाएंगे, ये आज हम जानेंगे। कुछ सवाल भी हम लेकर हाजिर हुए हैं, सीधे से सपाट से 3 सवाल आज जिस पर हम लगातार बातचीत करेंगे और उस पर आपकी भी राय, उस पर आपकी भी ओपिनियन को हम जरूर सुनेंगे। आइए उन पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या फिर बदलेंगे हालात? आप इन सवालों पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे के बाद क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियां फिलहाल जोश में नजर आएंगी? आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर अमित शाह, क्या उन्होंने भरोसा जीता है या वो भरोसा जीत पाएंगे आगे? गृह मंत्री का 3 दिन का वहां पर रुकना, सीआरपीएफ कैंप में ठहरना, जवानों के साथ बातचीत करना, किसके लिए यहां पर क्या संदेश गया है? जो कुछ उनके इस दौरे में हुआ है हम उसका पूरा एक लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। संबोधन वहां के आम लोगों के बीच उनका क्या रहा, उसकी भी एक जिस्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि उनके इस दौरे से आखिर क्या संदेश गया है और फिलहाल जो सिचुएशन इस वक्त जम्मू में भी है, कश्मीर घाटी में भी है, उसके तहत उनका ये जो दौरा है वो कितना अहम और हो जाता है। कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आज के इस विषय के साथ आप हमें कॉल कर अपनी जो बात है हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है जम्मू कश्मीर की फिलहाल की ताज़ा सिचुएशन को लेकर, अमित शाह के इस दौरे को लेकर, आप उस पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपने कश्मीर दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, देखिए, माना जा रहा है कि वही एक दृढ़ता दिखाई है जिसकी देशवासी उनसे उम्मीद भी कर रहे थे। क्यों उम्मीद कर रहे थे उसके पीछे एक रीजन भी है। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर घाटी में पिछले दिनों आतंकवाद की कई घटनाएं हुई हैं जिनमें गैर मुस्लिमों को चुनकर मारा गया। घाटी में काम कर रहे अन्य राज्यों के मजदूर वापस लौटने को विवश तक हो गए और ऐसी हालत में विश्वास बहाल करना बड़ा जरूरी हो जाता है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों और उनके मददगारों के प्रति सख्ती दिखाई जो 1990 के हालातों को दोहराकर हिंदू और सिखों को घाटी से खदेड़ना चाहते थे।
ऐसे समय में अमित शाह ने बेखौफ अंदाज में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाकर श्रीनगर में जनसभा को एड्रेस भी किया और उन्होंने एक कहें सार्थक संवाद कर लोगों का विश्वास जगाने की कोशिश भी की है। और हमने ये भी देखा कि मंच पर उन्होंने डंके की चोट पर कह डाला कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूं, मैं आम लोगों से यहां पर बात करने आया हूं और मैं आम लोगों से बात करूंगा। घाटी के लोग अपने मन से आज ये डर निकाल दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है और कश्मीर अब तरक्की की राह पर है। कश्मीर घाटी, जम्मू और नए बने लद्दाख का विकास पाकीज़ा पवित्र मकसद से उठाया गया कदम है। कुछ ऐसे ही बोल उनके उस मंच से रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जैसा हम बार बार ये रिपीट भी कर रहे हैं, कि जम्मू और कश्मीर घाटी में हालात क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। बैक टू बैक होती टेररिस्ट की जो आतंकी वारदातें हैं, उन्होंने हालातों को बहुत ही ज्यादा नाजुक बना दिया है। और जहां तक बात इश्यूज की है, जम्मू कश्मीर से जुड़े हर इश्यू की है, जम्मू कश्मीर खुद एक बड़ा ही सेंसिटिव जो है वो क्षेत्र हमेशा से माना गया है। और यहाँ पर मिलिटेंसी की होती घटनाएं, मिलिटेंट्स की ये जो घटनाएं हैं, उन्होंने स्थिति को और ज्यादा फिलहाल तो नाजुक बना दिया है। 370 के एब्रोगेशन के वक्त एक बड़े ही जोश के साथ पार्लियामेंट में उनका भाषण सामने आया था और आगे विकास और उसके बाद शांति स्थापित करने का एक बड़ा वायदा सरकार के इन मंत्रियों द्वारा किया गया था, खासकर अमित शाह द्वारा किया गया था, जिन्होंने विपक्ष के हर सवाल का जो जवाब है उस वक्त उस मंच से दिया था। स्थिति आज जब नाजुक है तो फिर अमित शाह का ये दौरा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट, उतनी ही चैलेंज उनके सामने ये है कि ये जो ट्रस्ट है वो आखिर कायम होगा तो होगा कैसे, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आगे भी बहुत कुछ है इस पूरे विषय पर बताने के लिए और वो तमाम जानकारियां आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन आपके व्यूज भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो कॉल कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर आप कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। क्या जम्मू कश्मीर में हालातों के बदलने की जो बात सरकार अब कह रही है, ये जमीनी हालात फिलहाल क्या बदलने के लिए उसे विवश करेंगे, ये कुछ अहम चीज़ें हैं और ये उस संदर्भ में है जब एक वक्त में अमित शाह का 3 दिवसीय ये दौरा अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और आज उनकी इसी दौरे की हम बात कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल यही उठा है कि संदेश उनके इस दौरे से आखिर क्या गया है, किसके लिए कौन सा संदेश गया है, मिलिटेंट्स के लिए कौन सा संदेश गया है, आम लोगों के लिए किस तरीके का संदेश गया है। सीआरपीएफ कैंप में उनका ठहरना, वहां पर काफी वक्त उन लोगों के साथ बातचीत करते रहना, जवानों के साथ, उनके लिए किस तरीके का संदेश गया है। जब बात विकास की आती है तो विकास को लेकर इस पर किस तरीके का संदेश गया है। विपक्ष की बात करें, वहां के रीजनल पार्टीज के तमाम नेताओं की बात करें जो 370 पर हर बार अपनी बात मुखरता से रखते हैं और बार बार ये कहते हैं कि आतंकी वारदातें होती हैं और इनकी स्टॉपेज के लिए हमें पाकिस्तान से बातचीत करना आज ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए संदेश किस तरीके का गया है, आज इन सब पर हम बात कर रहे हैं। सो आप भी कॉल कीजिएगा और अपनी बात हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो इससे पहले कि हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं, सबसे पहले सुन लेते हैं अमित शाह, जिन्होंने हमने कहा कि एक मकसद से ही कहीं उनका ये जो दौरा है वो काफ़ी सफल हालांकि माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? यही कि एक ट्रस्ट को जीतने की यहाँ पर अमित शाह ने कोशिश की है, वो भी ऐसे वक्त में जब ज़मीनी हालात जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण और सेंसिटिव बने हुए हैं और ऐसे वक्त में किसी मंत्री का, एक बड़े मंत्री का वहाँ पर दौरा करना, उसके मायने बदल जाते हैं, उसका जो अर्थ है वो काफ़ी गहरा हो जाता है। सो आज उसी अर्थ को हम आज समझने की कोशिश करें। फिलहाल मंच पर से गृह मंत्री अमित शाह ने दहाड़ लगाई, कश्मीर पर उन्होंने क्या बात की, उसके विकास पर क्या बातचीत की, साथ ही साथ टेररिज्म पर उन्होंने किस तरीके की बातचीत की, विपक्ष वहां की रीजनल पार्टीज को किस तरीके का एक गहरा संदेश देने की उन्होंने मंच पर से कोशिश की है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं गृह मंत्री अमित शाह के उस कहें उस टेक पर जिस पर उन्होंने कश्मीर के विकास और कश्मीर के हर मुद्दे पर मुकरता से बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्हें।
कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, ये मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, आज एक पवित्र दिन है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा का, प्रेमनाथ जी का जन्मदिन, और हम सब जम्मू के लोग छोड़िए, पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख्सियत थी जिसने प्रजा परिषद की स्थापना कर श्यामा प्रसाद जी के साथ एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई, प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए, और 2014 से 21 तक, सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है, मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत गर्दी पूर्णतया समाप्त हो। पत्थरबाजी की घटना भी अगर ढूंढ ढूंढ कर ढूंढनी पड़े तब नजर में आती है।
एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी आम हो गई थी। आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए? आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं, और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी आतंकी वारदात एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जरूर हो रही हैं, लेकिन यदि अगर ऐसा कहा जाए कि वहां पर सिचुएशन इतनी सी भी नहीं बदली, 1% भी नहीं बदली है, तो ये कहना शायद गलत होगा। लेकिन फिर भी आज अपने व्यूअर से ये हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि 370 के एब्रोगेशन के वक्त जब पार्लियामेंट में अमित शाह द्वारा कुछ बड़े क्लेम्स किए गए थे और स्थिति में सुधार लाने की तुरंत कोशिश की गई थी। हालांकि कहा जा सकता है कि स्थिति में सुधार लाने के लिए वक्त लगता है। सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल के भीतर बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन हाँ, यदि हम ये कहें कि बदलाव कुछ तो आया है तो ये एकदम सही भी होगा। लेकिन आज एक बार फिर से जमीनी हालात वहां पर काफी नाजुक हैं। लेकिन हम आपसे, अपने व्यूअर से ये जरूर समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो कथनी उनकी आई, जो उनका कथन सामने आया, कथनी और करनी, इन दोनों में क्या फर्क रहा, आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो वो आज क्या निकलता है। सो डू कॉल अस एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस शो। वी होप कि आप इस विषय पर अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। सो जहां तक बात आतंकी दहशत की है, इस बार देखिए आतंकी दहशत फैलाने के लिए सुरक्षा बलों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है, और ये हालात वैसे ही थे जो 1990 के वक्त में हुआ करते थे। घटनाओं के बाद से ही लगातार सुरक्षा बलों के लिए आज चुनौतियों से निपटना मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी वो लोहा लेते हुए नजर आते हैं। सरकार ने सुरक्षा को और दुरुस्त करने के लिए सेना को पूर्ण रूप से परमिशन भी दे रखी है कि आतंकवाद को पनपने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। धारा 370 इसके हटने के बाद सभी आतंकी संगठन फिलहाल बौखलाहट में हैं, और ऐसी सिचुएशन पहली बार बनी है क्योंकि जम्मू कश्मीर से लगातार अच्छी खबरें आने लगी थीं, जो देश में बैठे गद्दारों और पाकिस्तान को शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अब दरअसल कुछ समय पहले भारतीय सेना ने भी बताया था कि अब आतंकियों को कश्मीर के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। बंदूक की नोक पर एक डर के बीचों बीच उनका समर्थन हासिल करना इन आतंकवादियों के लिए बड़ा इजी था, और सिचुएशन इसीलिए वहां पर काफी सेंसिटिव थी। लेकिन अब हालात बदले हैं। लोगों का कहें एक सपोर्ट, एक समर्थन जो है उन मिलिटेंट्स को अब मिल नहीं पा रहा है, और पिछले कुछ टाइम से यहाँ के जो युवा हैं, जो हर वक्त अपनी कहें अपने परिवारों को छोड़कर उस टेररिज्म की मेन स्ट्रीम से जुड़ जाया करते थे, उन युवाओं ने भी आतंकी संगठनों को अब ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि इसके उलट सेना में भर्ती होने के लिए वो आज अपना रजिस्ट्रेशन तक करवा रहे हैं। सो इस आधार पर यह तय हो जाता है कि यहाँ के नागरिक तो अब शांति खुशहाली से जीवन जीना चाहते हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन जल्द लौटेंगे। स्ट्रेट टॉक में हमारी चर्चा आपके साथ यूं ही जारी रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज बात जम्मू और कश्मीर घाटी की, जहां पर सिचुएशन फिलहाल तो काफ़ी सेंसिटिव, लेकिन उस सिचुएशन में ही हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा, जिसका अर्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और 3 दिन तक उनका जो संबोधन से लेकर उनका आम लोगों के साथ मिलना, वहाँ के कहें सिचुएशंस को समझना, फिलहाल ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर हालातों को समझना, सूरत हाल को समझना, उन सबको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और किसके लिए आज संदेश क्या जाता है, आज इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या फिर से हालात बदलेंगे? और जैसा पहले भी इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने कहा कि यदि ये कहा जाए कि हालात वहाँ पर पहले से ज़्यादा
बदले हैं, कुछ हद तक बदले हैं तो ये कहना एकदम सही होगा, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं वहां पर घट जाती हैं तो कहीं सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि इसी का तो एक सबसे बड़ा जो दावा है वो सरकार की ओर से किया गया था कि 370 के बाद से यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा बदलेगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि 1990 वाले हालात, जब टारगेट्स जो है वो सिविलियन भी हैं, टारगेट किलिंग्स लगातार हो रही हैं और इसी ने फिलहाल वहां पर सिचुएशन को काफी ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। आप देखेंगे कि 370 की एब्रोगेशन के बाद जो 3 बड़े बदलाव यहां पर हुए हैं वो हम इसी से समझ सकते हैं कि पहली तो ये है कि वहां पर अब फिलहाल राज्य में तिरंगा लहराता है। पहले वहां पर 2 झंडे लहराया करते थे और इसी ने ही काफी डिफरेंसेस को पैदा वहां पर किया हुआ था। जहां तक बात स्टोन पेल्टिंग की करें, जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जब किसी मिलिटेंट्स का मरना वहां के आम लोगों को रास नहीं आता था तो इसके लिए बाकायदा जुलूस निकाले जाते थे और जब कोई वहां पर जवान शहीद हो जाया करता था तो उसके शहीद होने के बाद आम लोगों जिनका कहीं मिलिटेंट्स को एक बड़ा समर्थन रहता था, जो एक अलग विचारधारा के थे, उनका वहां पर सेलिब्रेट करना, सो ये वहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। और हम देखते हैं कि 2019 में, हालांकि 2019 में ही इसका एब्रोगेशन हुआ था 370 का, सो 2019 में ये जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं थी वो तकरीबन 2000 के आसपास थी। लेकिन आज जब हम आंकड़ों को देखते हैं, हालांकि आंकड़ा सिर्फ अभी मेरे पास 1 साल का है, जब हम देखते हैं कि स्टोन पेल्टिंग की घटनाओं में काफी बड़ा कहें एक बड़ा बदलाव हुआ, कहां 2000 और कहां पर सिर्फ 250 स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात आप यही देखते हैं कि यहां पर क्योंकि आतंकवाद सबसे ज्यादा एक कहें बड़ी चुनौती है और सेना के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, सो अब फिलहाल अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, कहां वो अपने परिवारों को छोड़कर आतंकवाद के साथ जुड़ जाया करते थे, आतंकवादियों के साथ जुड़ जाया करते थे और सेनाओं की ओर से बार बार उन्हें यही कहा जाता था कि आप अपने घर वापसी करें। सो ये एक सबसे बड़ी वहां पर दिक्कत रहती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि यंगस्टर्स का यहाँ पर खेलों की ओर रुझान ज्यादा बढ़ा है, अपने कल्चर को लेकर यहाँ पर जो रुझान ज्यादा बढ़ा है उसे प्रिजर्व कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अब रोजगार की भी कहें जो एक पहल की गई है, वहां पर यंगस्टर्स को रोजगार मिलना, इन उनका जो ध्यान है डाइवर्ट हुआ है और अब वो इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। माना जाता है कि अब फिलहाल ये जो घटनाएं घटी हैं ये उसी बौखलाहट में है कि यदि ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों है। सेना के चीफ जनरल हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो बताते हैं कि आतंकवाद इन इलाकों में सिर्फ एक सनसनी फैलाए रखना चाहते हैं। आतंकवादी हमेशा से ही पाकिस्तान का गुणगान करने वाले अलगाववादी नेता इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे यहां वो आतंकवाद के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाते रहें। लेकिन स्थानीय लोगों ने भी फिलहाल समर्थन देना वहां पर बंद किया है, जिससे आतंकवाद की कमर टूटी है। पिछले वर्ष सेना में भर्ती के लिए राज्य का 10,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उससे पिछले साल भी ये 5,000 के लगभग था और उससे पहले बहुत ही कम। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से सबसे ज्यादा झटका उनको लगा जो यहां लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके जहर की खेती कर रहे थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ये बदलाव की बयार जो है वो यहां पर देखने को मिली है। बहुत बड़ी बयार तो नहीं, लेकिन हाँ ये देखने को जरूर मिली है। विगत दिनों अनुच्छेद 370 के हटने से यहाँ के लोगों ने और ज्यादा आजादी महसूस तो की, लेकिन एक डर भी है। अब जहां तक बात आजादी की है, इससे उनको इस बात की प्रमाणिकता मिल गई कि अब यहाँ के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होगी कि अलगाववादियों की सुरक्षा और अन्य जीवन प्रक्रिया पर करोड़ों रुपए खर्च होता था। 2016 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2009 से 2014 तक अलगाववादियों को सुरक्षित स्थलों पर ही ठहरवाने के लिए, देश विदेश की यात्राएं करवाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिसका 5 साल में 560 करोड़ रुपए का खर्चा आना था। तो इस हिसाब से सालाना 112 करोड़ रुपए खर्च हुए और इतने बजट से किसी अन्य बड़ी योजना को अंजाम दिया जा सकता था जिससे देश का भला होता, जबकि इन नेताओं का काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पक्ष की बातें करना या उनकी चमचागिरी करना ही होता था। सो बंटवारे से लेकर अब तक हिंदुस्तान इस दुर्भाग्य से जूझ रहा था, लेकिन जब से कहें ऐसी घटनाओं को लेकर एक बड़ा एक्शन लेने की कोशिश भी सरकार की ओर से की गई है, तब से अब
कुछ हालात तो यहाँ पर जरूर बदले हैं और उसे डिनाई हरगिज नहीं किया जा सकता। दरअसल यहाँ पर आतंकवादियों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उनकी जम्मू कश्मीर में दुकानदारी एकदम बंद हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी जो हो रहा है उस पर केंद्र सरकार को एक बड़े एक्शन ऑफ प्लान की भी जरूरत है, क्योंकि अब लोगों को जम्मू कश्मीर की बदली तस्वीर भाने भी लगी है, लेकिन किसको नहीं भा रही है वो बताने की जरूरत नहीं। शाह के दौरे के बाद जनता और सेना में एक पॉजिटिव ऊर्जा देखने को क्या वाकई मिली होगी, लेकिन क्योंकि अभी स्थिति काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ होगा या ऐसा होगा, ये हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। सो आज हम ये भी समझने की कोशिश क्योंकि कर रहे थे कि ये जो उनका 3 दिन का दौरा रहा है, इससे किस किस को संदेश किस तरीके का गया है। आतंकी घटनाओं की आशंकाओं के साय में संभवतः किसी भी होम मिनिस्टर के 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में रुकने और सुरक्षा की परवाह किए बिना लोगों से सीधे मिलने का ये आप कह सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल जरूर है। मंशा उनके कुछ भी हो, लेकिन हाँ, हमारे सामने और आपके सामने जो है वो यही रहा कि ये स्थिति तनावपूर्ण होने के बावजूद भी पहला एग्जाम्पल रहा जब कोई गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का ऐसे सेंसिटिव हालातों में दौरा करे। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के समाप्ति के बाद, उसके निरस्ता के बाद होम मिनिस्टर की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा रही, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की ये दूसरी यात्रा। उन्होंने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से ठीक 40 दिनों पहले जून 2019 में यहां पर दौरा किया था। ये यात्रा उनकी क्यों अहम है, ये समझना जरूरी है। अमित शाह ने देखिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया और उसके बाद से ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों 2 यूटीज में बांटा गया। जानकार मानते हैं कि उनकी यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है, जिसमें आतंकियों को सख्त संदेश देने के साथ साथ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने से लेकर नए कश्मीर में युवाओं का भरोसा जीतना तक शामिल है। बेखौफ अंदाज में दिखे अमित शाह की इस यात्रा से केंद्र सरकार के उस मजबूत इरादे की झलक भी मिल जाती है जिसमें नए जम्मू कश्मीर का निर्माण करने की बात सरकार की ओर से की गई थी। पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि कश्मीर में जो हालात बने हुए थे, जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए गृह मंत्री की ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही। कहीं ना कहीं उनका पूरा फोकस भी युवाओं और सुरक्षा कर्मियों पर ही रहा होगा, जिससे ना केवल यंगस्टर्स में केंद्र सरकार के टूवर्ड्स एक भरोसा भरा होगा, बल्कि सुरक्षा बलों का भी मनोबल जरूर बढ़ा होगा। हालांकि सरकार का जो दावा है कि कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, उसकी जमीनी हालातों को लेकर कई सवाल तो अब भी बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा में पहले दिन की बात करें, अमित शाह के श्रीनगर में सुरक्षा और खुफिया प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल बैठक। उन्होंने सीआरपीएफ के कैंप में रुकने का भी फैसला किया था और उनके सभी प्रमुख कार्यक्रम, कदमों और बयानों को मिलाकर ये जानने की कोशिश की गई कि इसमें किसके लिए आखिर संदेश किस तरीके का छिपा हुआ है और उसके कहीं दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। अब देखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजभवन में फार्मासिस्ट माखन लाल बिंद्रू और स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के परिवारों के साथ मुलाकात की। दोनों इस महीने की शुरुआत में आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे। अमित शाह ने 30 मिनट परिवार के सदस्यों के साथ बिताए, अपनी संवेदना व्यक्त की और उनकी शिकायतें भी सुनी। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, उनके परिजनों से भेंट भी की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी। अब सवाल ये कि ये सब किया गया है, संदेश आखिर क्या गया? सरकार और पूरा देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है, ये संदेश देने की कोशिश की। देश ऐसी किसी भी कायरतापूर्ण हिंसा से डरने वाला नहीं है, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई।
तीसरा, आतंकवादियों को सीधा संदेश दिया गया कि आतंकी घटनाओं के बाद भी भारत सरकार को अपने इरादे से वो डिगा नहीं सकती। और उसके बाद गृह मंत्री ने पॉलिसी ऑन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को भी यहां पर लॉन्च किया और इसके साथ ही उन्होंने श्रीनगर शारजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का भी उद्घाटन किया। इसका फायदा क्या कि केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद इससे मिल सकती है और यहां पर अधिक इन्वेस्टमेंट आएगा। और जम्मू के हर जिले में हेलीपैड बनाने की बात कही गई है। डेफिनेटली युवाओं, स्थानीय लोगों को भी इससे और रोजगार मिलने की बात जो है वो कही गई है और स्थिति इससे और बदल सकती है, इजाफा उसमें और हो सकता है। और क्या कुछ किया गया और संदेश उससे किस तरीके का किया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर को इसका किस तरीके से फायदा होगा, ये किस तरीके से पूरा इसका अर्थ बदल जाता है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के उस दौरे का लगातार हम बात कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे दिन के यात्रा पर आते हैं, जब जम्मू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है। मकसद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन उद्घाटनों का सिर्फ यही है कि यंगस्टर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना, आम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होना, क्योंकि उसी से ही यहाँ की सिचुएशन जो है वो काफी बदल सकती है। और सरकार इस पर अब तक कितना सफल हो पाई है और आगे भी कितना सफल रहेगी, आज उसी का निचोड़ आज ढूंढने की कोशिश हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरे दिन के दौरे के तहत हम देखते हैं कि जम्मू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन किया जाता है और 210 करोड़ रुपए की लागत से बने कैंपस में एक हाई एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी सभी तरह की सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे लाभ किस तरीके का मिलेगा? माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही मिलेगा। डेफिनेटली उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जो भागीदारी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, जो अभी बढ़ रही है। लोगों के बीच ये संदेश गया है कि हाई एजुकेशन में युवाओं का रुझान बढ़ेगा तो वो आतंकवाद और अलगाववाद से दूर रहेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा तो नया जम्मू कश्मीर बनेगा। पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज यहां पर 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जा चुकी है। पहले 500 मेडिकल की सीटें थी और अब इसे बढ़ाकर 2000 छात्र यहां से एमबीबीएस भी कर सकते हैं। उसके बाद रविवार की शाम को आते हैं, जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सुरक्षा बलों की आखिरी चौकी मकवाल बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और उनसे जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कत आती है वहां पर, उनके तमाम मुश्किलातों को समझने की वहां पर कोशिश की है। गृह मंत्री ने उनके कामों की सराहना की और कहा कि उन्हें बिना किसी चिंता के देश की रक्षा करनी होगी, क्योंकि पीएम के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों की देखभाल करेगी। इसके बाद उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति को अपना नंबर भी दिया, अपना पर्सनल नंबर भी दिया। अब इसके मायने क्या हैं? माना जा रहा है कि सीधे तौर पर यह सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने वाला कदम था, ताकि सुरक्षा बलों में अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य का वो निष्ठापूर्वक पालन कर सकें और इससे सुरक्षा बलों में एक जोश और उत्साह का संचार हुआ। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन पर आते हैं, जो उनका आखिरी दिन रहा। श्रीनगर में उन्होंने एक जनसभा को एड्रेस किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने क्या किया कि बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवाई और फिर कहा कि आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं। और उन्होंने आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी बातचीत की और कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मैं फारूक साहब से कहना चाहता हूं कि मैं बात करूंगा तो घाटी के लोगों से ही करूंगा, घाटी के युवाओं से ही करूंगा। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम तो चाहते हैं कि हम आपसे बात करें। मैं घाटी के युवाओं से दोस्ती करने आया हूं और दोस्ती करूंगा। घाटी के युवाओं के साथ बात करना चाहता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने शाम में डल झील के किनारे शिकारा फेस्टिवल का उद्घाटन भी खुले में किया। मतलब इसका क्या? इसके जरिए कहीं ना कहीं शाह ने आतंकियों को खुली चुनौती भी दे दी
और साथ ही युवाओं और स्थानीय लोगों में भरोसा कायम करने की कोशिश भी कर दी। अब कश्मीर के लोगों में विश्वास जगाने के साथ साथ गृह मंत्री ने उनके साथ सारी दूरियों को भी मिटाने की यहां पर एक कोशिश की है, उस दूरियों को मिटाने की कवायद भी की है। अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के आखिरी दिन पुलवामा के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप का दौरा करते नजर आए। कुछ पल वहां पर बिताए, काफी समय वहां पर रुके और वहां के जवानों के साथ बातचीत की। अप्रैल 2019 में एक आतंकी आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 22 जवानों को उन्होंने यहां पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और वो कैंप में ही रहे और जवानों के साथ उन्होंने डिनर किया और फिर वो मंगलवार को दिल्ली लौट आए। अब यहां पर सवाल ये कि यहां पर इन तमाम चीजों के बाद ये किसके लिए कौन सा सबक, कौन सा संदेश गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को एक खुली चुनौती की तरह था और उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देना। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने आईएसआई समेत पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची थी और पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और कई इंजर्ड भी हुए। अमित शाह के दौरे के बाद सवाल ये उठा है कि क्या जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टियां क्या फिर से वो जोश में आएंगी। हम देखते हैं कि कश्मीर क्योंकि फिर से संकट की घड़ी में जरूर है और इसी संकट से वो गुजर रहा है और इस संकट के कई पहलू भी हैं, राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी और आर्थिक। हालांकि पिछले कुछ महीनों में शहरी इलाकों में आतंकवादी घटनाओं की जानकारियां मिली हैं, लेकिन श्रीनगर में जो हद देखी गई है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल ये कि जो अमित शाह का ये दौरा है, जिस मकसद से वो आए हैं, क्या वो उस मकसद में कामयाब हो पाए हैं। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से राजनीतिक सरगर्मियां भी आजकल देखी जा रही हैं और नेता लोग जो हैं वो अपने उसी पारंपरिक गढ़ों को छोड़कर बेहतर मौके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेताओं के लिए नए क्वेश्चंस कुछ अनूठे नतीजे भी दे सकते हैं और इस तरह नए आर्थिक आंकड़ों की जब हम बात करते हैं कि देश के बाकी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। औद्योगिक इकाइयों पर कोविड-19 महामारी और राजनीतिक असंतोष दोनों की एक दोहरी मार भी है। 85% के बंद होने के भी आसार नजर आए हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद ये गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीरी दौरा रहा। हालांकि तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल भी चुका है और उनके दौरे की प्राथमिकताओं में से क्योंकि एक ये भी था कि लोगों तक संदेश जो है वो कठोर पहुंचाने की कोशिश की जाए और ये कहा जा सके, उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि हम आपके साथ हैं, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ हैं। घाटी में पिछले दिनों हुई हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा वार्ता करना है गृह मंत्री को का असली इम्तिहान, क्योंकि यही रहा और हाल ही के महीनों के फेरबदल को यदि हम छोड़ भी दें तो मुख्य धारा की राजनीति क्योंकि यहां पर काफी ठहरी सी हुई है। सो इन दिनों पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जो प्रेस नोट्स में लोगों को फील गुड कराने की कोशिश भी कर रही हैं और ज्यादातर क्षेत्रीय जो नेता हैं वो धार्मिक त्योहारों की विशेष भी देकर उन्हें तसल्ली, उनके मन को तसल्ली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अमित शाह का ये दौरा उसी समय के भीतर भीतर हो जाता है। सो ऐसे में वहां पर जहां तक हम ये बात पॉलिटिकल सिचुएशन की यहां पर कर रहे हैं, इसमें कितना बदलाव आने की गुंजाइश रह जाती है। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके 3 दिन के दौरे की लगातार हमने बात की और बहुत लंबे समय के बाद आप कह सकते हैं कि अमित शाह जो है जम्मू और कश्मीर घाटी पहुंचे और शायद ही कोई गृह मंत्री किसी ऐसे बेहद सेंसिटिव और तनावग्रस्त राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने से चूकता हो जहां आए दिन चुनौतियां जो हैं वो हर पल आपके सामने खड़ी हैं। फिर भी ये एकदम मुफीद रहा क्योंकि उन्होंने काफी वक्त से लेकर देखिए जमीनी स्तर की सच्चाइयों को समझने की कोशिश यहाँ पर की और एक ठोस संदेश भी देने की कोशिश की है और देश की राजधानी में क्योंकि बैठकर कभी भी किसी दूसरे राज्य की असलियत को समझा नहीं जा सकता है, उसके लिए ग्राउंड जीरो पर जाना ही पड़ता है और वहाँ बहुत से क्योंकि लोग जो होते हैं वो आपके कानों कान
बातें आपको जब बताते हैं तो उसी से भी स्थिति का आकलन करने में आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थिति को काबू में रखने वाले भी हालातों की जानकारी उन्होंने दी है। कुल मिलाकर उनका ये जो दौरा था उसकी सबसे बड़ी 5 वजहों को हम एट द एंड अगर समझने की कोशिश करें तो हम यही कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संविधान संशोधन के बाद से क्षेत्र में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि मुमकिन है कि पैंडेमिक की वजह से यहाँ की महत्वाकांक्षी योजनाओं को कुछ झटका जरूर लगा है, लेकिन गृह मंत्री के लिए ये जरूरी रहा कि वो रियलिटी चेक करें और फीडबैक लें और साथ ही उन लोगों को शांत करें जिनकी उम्मीदें फिलहाल पूरी नहीं हो पाई हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह जिसके तहत उनका ये दौरा सामने आया। दूसरी सबसे बड़ी वजह है भू राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने की कोशिश क्योंकि लगातार की जा रही है दक्षिण एशिया में, क्योंकि वहां स्थिरता कायम हुई है और प्रगति हो रही है। अफगानिस्तान की भी ताजा फ्रेश घटनाओं से राजनीतिक इस्लाम की आग इस वक्त तो भड़की हुई है और इसका इस्तेमाल करके ही भारत के विरोधी मनमुटाव जरूर फैला सकते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हुए देश में सांप्रदायिक नफरत भड़काई जा सकती है। बांग्लादेश की हिंसा भी उसी पागलपन की तरफ एक इशारा ही करती है। जम्मू कश्मीर को फिर से अस्थिर करके इसकी शुरुआत की जा चुकी है और उसका तरीका कोई नया नहीं है। सबसे आसान है कमजोर लोगों को ही निशाना बनाना और कश्मीर में माइनॉरिटीज हिंदू और सिखों पर वार करना। यहाँ की कश्मीर में यहाँ तक कि कश्मीर में भी दूसरे राज्यों के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान प्रवासियों को भी निशाना बनाया गया है। इससे वो घबराकर वापस लौट रहे हैं और भगानों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों की कमी हो गई है। उस संदर्भ में भी अमित शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेना के नेतृत्व में सुरक्षा बल अब भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जबरदस्त अभियान इस वक्त छेड़ रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन उसमें से एक है। 1990 के दशक की आखिर में और 2000 के दशक की शुरुआत में एक सामान्य बात थी, लेकिन 700-900 व्यक्तियों को हिरासत में लेने से नुकसान भी हो सकता है। वहां पर कश्मीरियों तक पहुंचने की कोशिशों और प्रदर्शनों में आई कमी के जरिए जो हालात सुधरे हैं, इसका उन पर असर हो सकता है। चौथी बात, नौजवानों को शांत करने की आज जरूरत थी। नए किस्म के आउटरीच के जरिए उनमें फिर से भरोसा कायम किया जाना जरूरी था। सोशल मीडिया में जो बैर भाव नजर आता है आज, उसे बेअसर करने की आज जरूरत थी। क्या अमित शाह ने वो सब आज किया? अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाए हैं? इसके दूरगामी असर फिलहाल वक्त ही हमें बताएंगे, वही इसका जवाब देंगे। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस हिंदी। नमस्कार।